बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए दिन का आगाज करने के लिए तैयार हैं। दिस इज ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो एंड आई एम इमरान हसन एंड आई एम अनमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक मजे में होंगे और आपकी सुबह अच्छी होगी, और अगर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कराची वालों के लिए सुबह बहुत अच्छी हुई है क्योंकि आज सुबह कराची में बारिश हुई है। शुभ 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 बोलते हैं हम, शुभ बारिश हुई है जबरदस्त। भाई जब भी कराची के अंदर बारिश की खबर आती है तो अच्छी खबर लगती है हमें। इट्स अ गुड डे फॉर द कराची। आज अल्लाह करे इससे ह्यूमिडिटी ज्यादा ना बढ़ जाए। कराची में जब बारिश आती है थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं हो अल्लाह करे। मुल्क भर में वैसे तवील अरसे से आपको मालूम ही है, कम से कम पिछले 2-2.5 माह से तो खुशहाली चल रही है। मुझे लगता है जो पिछले जुम्मे को अनमला हसन हमने नमाज इस्तिस्का पढ़ी थी ना, जिसकी अपील प्राइम मिनिस्टर ने की थी, मुझे लगता है कि वो कबूल हो गई है। कहीं बारिशें और कहीं वक्फे से बर्फबारी शुरू हुई है। और वादी नीलम का जो सियाती मकाम है शारदा, आई होप मैं सही नाम ले रहा हूँ, यहाँ पे बर्फबारी के बाद मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सयाह यहाँ का रुख कर चुके हैं। बलाई इलाके जैसे ताउबट है, शोंडर है, गमोट है, और इसके अलावा केल है, ग्रेस, सरगन, जागरा वैली। मकामी लोगों से माजरत के साथ अगर मैं आपके इलाके का नाम ठीक नहीं ले रहा, बिकॉज़ वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन यहाँ पे 1-1 फीट तक बर्फ रिपोर्ट की गई। अच्छा, इसी के पास सब इलाके, सॉरी बट मैंने नाम बहुत सारे पहली दफा सुने, इसलिए हमें प्रोनाउंसिएशन में भी जरा माफी हमें दे दीजिएगा। शोग्रान में जी आसमान से चांदी बरसी यानी बर्फबारी हुई। चित्राल में भी बारिश और बर्फबारी की वजह से सर्दी में खासा इजाफा हो गया है। जब चित्राल के मुख्तलिफ मकामात के हवाले से बात की जाए तो बर्फबारी या दीगर जगहों की बात की जाए तो दर्जा हरारत जो है वो काफ़ी नीचे गिर गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद दिनों में भी जी मैदानी इलाकों में पेश गोई की है, और देखते हैं कि क्या होता है कि बारिश होगी मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी शदीद हो सकती है। सो ओवरऑल जी ये वेदर के हवाले से हमने आपको बताया है, क्योंकि ऑब्वियसली कल बहुत सारे लोगों की हम स्टोरीज देख रहे थे जो मरी गए हुए हैं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी है, जैसे लिवारी टनल के बारे में भी बताया जा रहा है कि 1-1 फीट उसके आसपास भी बर्फ है। इसका मतलब अच्छी बर्फ पड़ी है। हाँ। और इस वक्त जो कालाम है इसमें -6 है कम से कम। वाओ, फ्रीजिंग कोल्ड। उसके अलावा मालम जब्बा के टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो -3 है। दीर में -2 डिग्री है, जबकि चित्राल में भी इस वक्त नुक्ता इंजमात से नीचे है पारा, ऑलमोस्ट -1 पर है। सुन के और अच्छा फील हो रहा है भाई, ये बड़ा जरूरी है। आई मीन दिस इज दी असली वाली सर्दी, ओरिजिनल सर्दी। लेकिन ये लाहौर में बारिश के बाद कब अच्छी सर्दी आएगी? पहले तो लाहौर में तो अभी बच्चों को नमूनिया हो रहा है खुश्क सर्दी की वजह से, और मामलात अच्छी सर्दी आनी चाहिए। हाँ, वैसे आज नमूनिया भी इन डिटेल बात करेंगे, क्योंकि इसको एक वो क्या कहते हैं ना, वबा की शक्ल इख्तियार कर गए पंजाब के अंदर। सो इस पे हम लाजमी बात करेंगे। अच्छा जी, और कुछ और है आपके पास? असल काम पे आते हैं नाज़रीन। बुखार है वो है इंतखाबात का। एक बारिश पैसों की भी हो रही है आजकल, वो वोटर्स के ऊपर है बहुत जगहों पे। अच्छा, पैसों जी, बड़ी खबर देखते हैं। इंतखाबात। नाजरीनों और हाजरीन ये हो रहा है कि इंतखाबात में 9 रोज बाकी हैं। डिश करके वो जो चलना चाहिए ना ठाटा नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो इंतखाबी मंशूर है वो क़यादत के हमरा, इंतखाबी जो क़यादत है मंशूर के हमरा जो कहा जाए, इंतखाबी मुहिम उनकी जारी है। जल्द से जुलूस जारी है। एक अहम चीज जो सिपा सलार समेत तमाम सियासी कायदीन कर रहे हैं वो है मुस्तकबिल के मेमारों से गुफ्तगू, और जो मुल्की मसाइल है उनसे आगाह कर रहे हैं। ऑब्वियसली कल बिलावल सवालात के जवाब देते हुए कहा कि वफाक के पास 17 वजारतें ऐसी हैं जो खत्म होनी चाहिए थी। हुकूमतों के पास इन 17 वजारतों को चलाने के लिए पैसे नहीं है। अशराफिया को दी गई 1500 अरब की जो सब्सिडी है उसे खत्म करके रकम जो है गरीबों पर खर्च करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने मंशूर के हवाले से कहा। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जी महंगाई हो, बेरोजगारी हो, मौसमाती तब्दीली हो, वो तमाम बहुत अहम मसाइल है जिनके हल के लिए हमने मंशूर तैयार कर लिया है। मंशूर में उन्होंने खुद माहिरीन के साथ बैठ के उसको एक कह ले, पाकिस्तान जो है मौशी बहरान से भी दो चार है, और जो क्लाइमेट चेंज है उससे भी, इसके तदारुक के लिए जो बजट में इजाफा है उस हवाले से भी बिलावल ने कहा कि अगर हम हुकूमत में आएंगे तो उसके बजट में इजाफा करेंगे। बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि शहबाज शरीफ का सिंध में मुबाहिसे का चैलेंज कबूल है। मियाँ साहब पता नहीं क्यों डर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि मियाँ साहब जहां मुबाहिसा करना चाहते हैं आ जाएं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वाज़ेह रहे कि पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनको मुनाजरे की दावत दी गई थी। इसका जवाब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी एक ट्वीट में दिया था, और फिर 3 हॉस्पिटल्स का रेफरेंस दिया था
बिलावल साहब ने अपनी ट्वीट के अंदर और कहा था कि आप उनके सामने आके या थर में आके, उन्होंने कहा थर का मवाजना चोलिस्तान से कर लें या फिर गंबेट हॉस्पिटल का मवाजना पूरे पाकिस्तान के किसी हॉस्पिटल से कर लें। खैर ये तो बात है, ओबियसली इलेक्शन है तो ये हरारत तो देखने में आती है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, वो कहते हैं बड़ी देर की मेहरबान आते आते, लेकिन कम से कम हमारे कायदीन को ये एहसास हो रहा है कि उनको नौजवानों से बराह रास्त बात करनी है। नवाज शरीफ साहब को भी करनी चाहिए। ही इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर। आई मीन उनका इमेज इतना असल में तहरीक साहब ने खराब किया है, शटर किया है कि पब्लिक अपीयरेंस उनके लिए थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि लोग उनको देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में उनके जलसों में आ रहे हैं। तो आई थिंक नवाज शरीफ साहब को भी और दीगर जो कायदीन है, मरियम साहिबा नून लीग की, उनको भी बैठना चाहिए, नौजवानों के सवालों का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, मरियम नवाज तो काफी हद तक और क्योंकि कल जब बिलावल बैठे हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ, तो आई बिलीव कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी एक इमेज बहुत ज्यादा क्लियर हुआ होगा बिलावल के हवाले से, चूंकि उनके भी इमेज को लेकर तरह तरह की बातें की गई और ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स भी बिलावल के हवाले से दिए जाते रहे इससे पहले। तो आई बिलीव कि इस हवाले से भी काफी हद तक तलबा को पता चला होगा कि दे आर टॉकिंग टू अ सेंसिबल पॉलिटिशियन। और इख्तिलाफ करना या इत्तेफाक करना वो हमारा जाती हक है, जिससे भी हम करें, लेकिन मेरे ख्याल में सवाल जवाब और डिबेट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसी हवाले से जनाब हम बात कर लेते हैं, तजिया ले लेते हैं। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने भी लाहौर में जलसे से खिताब किया और उन्होंने कहा कि जज एक एक करके रुखसत हो गए हैं, मैं बेकसूर साबित हुआ। वो जज भी चला गया जिसने 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था, चोर की दाढ़ी में तिनका था, तभी इस्तीफा देकर चला गया, ऐसा नवाज शरीफ साहब ने कहा। नवाज शरीफ साहब ने जी उन्होंने कहा कि उनके लिए जो अवाम की मोहब्बत है वो यहाँ है। कभी कभी सोचता हूँ आम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर जो मुस्लिम लीग नून की है मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को कोई घर ना बैठे, ये ना समझे कि नवाज शरीफ को वोट देने वाले बहुत हैं। 8 फरवरी को 9 मई वालों को उठाकर पाकिस्तान से भी बाहर फेंक देंगे, उन्होंने ऐसा कहा। नवाज शरीफ और नून लीग का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। वो किसी को पाकिस्तान से बाहर भेजना चाहती हैं। उन्होंने कहा फेंक देंगे। If it is so, इस पे हमने बात करनी है। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। साहब थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सब शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस जी। उम्मीद है कि इस्लामाबाद का मौसम भी लाहौर के मौसम की तरह ही है। मैं अक्सर साफ़ियों को देख के, जब हमारे साफ़ी दोस्त आते हैं तो मैं मौसम का रेफरेंस ज़रूर देता हूँ, क्योंकि इससे इशारा सियासी मौसम की तरफ होता है और वहाँ पे मौजूद गर्द चमक की तरफ होता है। वो कितनी है इस वक्त? और ये जो मोमेंटम जिसके बारे में हम कह रहे थे नहीं बन रहा इंतखाबात का, आप तो बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं, आपने बड़े इलेक्शंस ऑब्जर्व किए हैं, मोमेंटम बन गया है अब आपको लगता है मलिक साहब? जिन जमातों का मोमेंटम बनाना चाहते हैं उनका बन गया और जिनका नहीं बनाना चाहते उनका नहीं बना। तो मोमेंटम जो है वो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज है, यानी वो हमें एक इस तरह लग रहा है जिस तरह भी आपने बयानात बता रहे थे मियां नवाज शरीफ के, तो उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था और ये जो आज इस तरह की वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ करते थे कि हम इन्हें बहरा अरब में फेंक देंगे, इन्हें बाहर निकाल देंगे। तो 40 साल की सियासत फिर हमारा दायरों का सफर ही है, कुछ नहीं बजाय ये कि सियासी तकसीम कम हो, मुल्क आगे बढ़े और इस मुल्क में रिफॉर्म्स हो, आम आदमी की मुश्किलात कम हो, उठा के बाहर फेंक देना। ये मलिक साहब आपको नहीं लगता कि हमारे जो पाकिस्तानी है, जो हमारा वोटर है, वो भी इतनी ही अब सख्त बातें, उसको भी हमने ऐसे उसका दिमाग बना दिया कि लोग भी सख्त बातें सुने सिवा आगे नहीं बढ़ते। जो ज्यादा शोला बयां हो, जिसे कहते हैं ना ज्यादा झाग निकले मुंह से बात करते हैं, मुहावरतन कह रहा हूं, वो ज्यादा अपील करता है लोगों को, यार है बड़ी खरी गल करता है, बड़ा लाउड है, ये लोगों को ऐसा लगता है। ऐसा नहीं आपको फील होता? जी, ये ऐसा मिजाज बनाया गया कि अगर मज़हब की बात हो तो तब भी हम जज्बातियत और वो जोश और जज्बा जो है उसके मंतक और दलील के बजाय उधर जाते हैं। फिर हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स में डिबेट होना चाहिए उसकी जगह एक करैक्टर है मौला जट और नूरी नाथ, ये पंजाब के 2 करैक्टर हैं जीटी रोड पे। तो हम इस मौला जट और नूरी नाथ से निकल ही नहीं सकते। ये जो बढ़ के हैं और ये है साबिक दौर में भी यही देख लें, हमने 3-4 साल यही सुना, नहीं बैठूंगा, चोर हैं, डाकू, छोड़ूंगा नहीं, ये करूंगा वो करूं। तो मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा इस लिहाज से। अच्छा ताहिर मलिक साहब, दूसरी जानिब अभी हम ये जो कैंपेन्स की बात कर रहे हैं जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल यूथ के साथ इंगेज किया और अपने मंशूर को इन डिटेल भी बताया कि जी हमारा क्या प्लान है और पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस और क्या मसाइल दरपेश हैं,
फॉर्चुनेटली हमें ये सुन के अच्छा लग रहा है कि इन सियासतदानों को पाकिस्तान के एटलीस्ट मसाइल तो पता है जिनको वो एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो इनका इंटरेक्शन है यूथ के साथ, ऑब्वियसली एक परसेप्शन बनाया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन पॉलिटिशियंस को लेके, वो ठीक होगा इस तरह की इंटरेक्शन से जो इस कैंपेन के दौरान की जा रही है? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि आपने सुनी होगी बिलावल की तजवीज़ भी कि एक ग्रैंड डिबेट होनी चाहिए। तो अगर बरतानिया में, अमेरिका में राउंड्स ऑफ डिबेट होते हैं और करोड़ों वोटर ये फैसला करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी पे फलां लीडर की क्या राय है, इकॉनमी में, बैंक के इंटरेस्ट रेट पे, हेल्थ एजुकेशन रिफॉर्म पे, तो क्यों ना एक डिबेट हो तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से, जो हमारे वजीर आज़म बनना चाहते हैं, जो सदर बनना चाहते हैं, जो वजीर आला बनना चाहते हैं, उनके दरमियान डिबेट होना चाहिए। डिबेट से भागने वाले, इशूज से भागने वाले लोग हैं। इसकी रवायत 1970 के जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त पीटीवी एक होता था और रोहिदाद खान साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। उन्होंने तमाम जमातों के सरबराहों को एक मौक़िफ़ दिया, एक डिबेट कराई जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर रहनुमा अपोजिशन सारी जमातों के, मुजीबुर रहमान आए और करोड़ों वोटर ने अपना माइंड बनाया। आज भी हमें इस डिबेट की ज़रूरत है। देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब पाकिस्तान का केस कहाँ प्रेजेंट करते रहे? इस्लामिया कॉलेज लाहौर में और एडवर्ड कॉलेज पेशावर में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उन्होंने स्टूडेंट से खिताब किया। तो आपकी एक सियासत वो है जो आप जलसों में, स्क्रीनों में कहते हैं। दूसरा, आपको किसानों के पास जाना चाहिए, मजदूरों के पास जाना चाहिए, और यूथ है हमारे, यूथ के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपको उससे बड़ी इनसाइट मिलती है। जो इकबाल कह गए कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, खैरत को गुलामी से आजाद कर। जो कौमें और जो लीडर नौजवानों के सवालों से भागना चाहती हैं वो हकायक का सामना नहीं कर सकती। मलिक साहब, हमारे यहाँ समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ को इस तजवीज़ को वेलकम करना चाहिए। वो एक एक्सपीरियंस सियासतदान है। एक तो सर आपने बड़ी अच्छी बात की है, तो हम कहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। अगर ये सारे सियासी रहनुमा इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहें तो आई थिंक इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। एंड वी आर हियर टू वेलकम देम कि वो आए, बैठें और बात करें और अवामी मुस्तकबिल। असल जी सही कह रहे हैं, वो इन प्लेटफॉर्म्स को इश्तारात के जरिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बराह रास्त क्यों नहीं हर लीडर आपके चैनल पे, एक्सप्रेस पे बैठता और लाइव कॉल नंबर हो, फोन आप उससे सुने। आप वो वैसे एक लाइव कॉल तो ना ताहिर मलिक साहब, तमाम प्रोफेसर ये जो हमारे तमाम प्राइम मिनिस्टर्स हैं ये लेते रहे हैं। हम पाकिस्तान पीटीवी में जब थे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब भी लाइव कॉल्स लेते थे, नवाज शरीफ साहब भी लेते थे और खान साहब भी लेते थे। वो माशाल्लाह सारी ओरिजिनल ही होती थी। मतलब मैं क्या कहूँ इसको, तो वो सब प्राइम मिनिस्टर्स को लगी लिपटी कह सुना दी जाती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुसलसल बिलावल जो कि अपनी कैंपेन टू बी अ प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो एक सर्टन क्वालिफिकेशन पाकिस्तान के अंदर चाहिए टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। आई नो आपको मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो क्या बिलावल क्वालिफाई करते हैं उस सारी चेकलिस्ट के ऊपर टू बी अ प्राइम मिनिस्टर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मैं समझता हूँ कि देखिए, ख्वाहिश तो हर सियासी लीडर की होती है, लेकिन ये है कि उन्होंने ये जो कैंपेन शुरू की है ये लेट शुरू की है। इलेक्शन के दौरान पार्टी ने अनाउंस किया, उन्हें 2-4 साल पहले से ये कैंपेन शुरू करनी चाहिए थी और अपना केस बिल्ड करना चाहिए था, सिंध के अंदर फोकस करना चाहिए था। और फिर वो जिस कौमी असम्बली में वो आए हैं, अच्छा उन्होंने पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की, पिछली असम्बली में इलेक्ट हुए, वजीर खारजा बने, तो ये जो कैंपेन है वो उन्हें 2 साल पहले शुरू करनी चाहिए थी। इस लिहाज से वो लेट हैं। और दूसरा, उनके वालिद जो हैं वो टीवी पे ये कह रहे हैं कि वो नातजुर्बाकार हैं। इन 2 चीज़ों की वजह से उन्हें इसका नुकसान हुआ। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा अहम नुकता है, ये मैं कल सोच रहा था, आई वाज रीडिंग समथिंग, तो मेरे जहन में आया कि जब भी कोई नया कप्तान आता है तो वो अपने प्लेयर्स लेके आता है टीम के अंदर, कम से कम कुछ शफल जरूर करता है, बैटिंग ऑर्डर बदल देता है, बॉलिंग ऑर्डर बदल देता है, यानी कि अपनी टीम खिलाने की कोशिश करता है। और इदारों के सरबराहान आते हैं, वो अपनी मर्जी के लोग लगाते हैं। बिलावल साहब अगर पीपल्स पार्टी में जब से एक्टिव हुए हैं, अपनी ट्रेनिंग के बाद जो बाकायदा उनकी कराई गई, फिर वो अमली सियासत में आए, उसके बाद हमने ये नहीं देखा कि पार्टी के अंदर बिलावल साहब ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हों जो बिलावल ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स हों, और हम कहें कि बिलावल ने ये जो इकदाम किया ये बड़ा इंप्रेसिव था, मां सिवाय इसके कि वो बोलते बड़ा अच्छा है, मुल्की मसाइल को समझते हैं, खुद दहशतगर्दी के डसे हुए हैं, तो वो समझते हैं कि कितना नाजुक मसला है और एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन एक्ट करते हैं। लेकिन पार्टी की सतह पे, हुकूमत की सतह पे ना तो उनकी कोई टीम अपनी नजर आती है, ना उनका कोई अपना खिलाड़ी नजर आता है। तो हाउ वुड ही मेक अ गुड टीम बीइंग इन गवर्नमेंट? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। ये इन तमाम लोगों को, मोने सिलाई को, हमजा शहबाज को, मरियम नवाज को
और एमल वली को, बिलावल भुट्टो को, इनको ये इस चैलेंज का सामना है। क्या चैलेंज का सामना है कि हमारे साउथ एशियन कल्चर में हम वालिदैन का, एल्डर्स का एहतराम करते हैं, उनके सामने हम ऊंची आवाज में बोलते भी नहीं है। तो ये पॉलिटिक्स भी ऐसे कर रहे हैं कि जहां ये तासर अवाम में जा रहा है कि ये इन पार्टी के अंदर इनकी फैसला कौन पोजीशन नहीं है। इन पार्टी के अंदर फिर भी आसिफ अली जरदारी बाइख्तियार हैं, शहबाज शरीफ बाइख्तियार है, नवाज शरीफ बाइख्तियार है, असफंदियार वली बाइख्तियार है, मौलाना फजलुर रहमान बाइख्तियार है। तो ये इस साउथ एशियन कल्चर में डायलेमा में, लेकिन प्रोफेसर मरियम नवाज ने अपनी टीम भारत बनाई है, चाहे तलाल चौधरी हो, चाहे बैरिस्टर दानियाल हो पिंडी से, आपको मालूम है ये सारे लोग मरियम की टीम के लोग हैं और इनको टिकट्स मिले हैं, ये लोग ऊपर आए हैं। नहीं, लेकिन देखिए ना, मरियम भी ये है कि पार्टी के अंदर वो उनका ट्विटर अकाउंट साल साल खामोश भी हो जाता है, और ये है कि वो उस तरह से असर्ट जो फैसले हैं वो शहबाज शरीफ करते हैं और नवाज शरीफ करते हैं। मरियम की इंटरेक्शन बहुत वाइड है, टीम भी बनाई है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पार्टी के अंदर उन्हें फैसले का भी इख्तियार है या नहीं। यही पोजीशन हमें बिलावल की भी नजर आती है। तो जो पोजीशन मतलब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को थी, जुल्फ़कार अली भुट्टो की थी, वो इनकी नहीं है इस पोजीशन में, क्योंकि इनके वालिदैन हैं, इनके चाचे मामे, तो ये डायनेस्टिक मॉडल भी इनके रास्ते में रुकावट है कि ये फैसला करने के लिए पूरी तरह आजाद नहीं है। ठीक है। अच्छा तारिक साहब, दूसरी बहुत सारे फैसले इन्होंने किए, ठीक है, जो इनके वालिदैन ने रिवर्स कर दिए। अभी आपने जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया, ऑब्वियसली अगर ये सब लोग जो आप कह लें अगली जनरेशन इन सियासतदानों की इस प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या दीगर अहम ओहदों के लिए कॉन्टेस्ट कर रही है, अगर इनके अंदर अभी से वो कह लें एक डर है या वो डिसीजन मेकिंग उनको उस तरह से इख्तियारात नहीं मिल रहे, तो आगे जाके जब ये इन पोजीशंस पे आए या उसको ओन करें तो फिर वही बात हो गई कि इनको तो कोई और चला रहा है या इनकी फैमिली पॉलिटिक्स उस तरह से है, तो फिर वो उसका इम्पैक्ट जो मसाइल के हल है उस पर कैसे आएगा? ये बिल्कुल आपका सही सवाल है, और ये है कि ये अभी तक कंफर्ट जोन में भी है। अगर आप इनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है, ये ड्राइंग रूम से बाहर अभी तक नहीं निकले, और ये माँ बाप की शील्ड में, जिस तरह माँ बाप छोटे बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाते हैं, उन्हें सर्दी गर्मी से बचाते हैं, तो इनके लिए जो स्पेस है कंफर्ट जोन वाली, इनके पेरेंट्स ने काट, इनकी लॉन्चिंग भी वहां से हो रही। हमजा शहबाज सियासत में कैसे आए हैं जी, माँ अपने बाप की छतरी के नीचे आए हैं, और बिलावल कैसे आए हैं, और बाकी कैसे आए, मरियम कैसे आए, अपनी इनफरादी हैसियत में ये उस तरह से आगे नहीं आए। ठीक है, एडवांटेज होता है, एक सियासी घर में आप पैदा हुए, लेकिन आपको वहाँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपनी स्ट्रगल थी, उनका बाप जो फांसी लग चुका था, और हम लोग देखते हैं, तो ये अभी तक ये जो है इस कंफर्ट जोन में, जहाँ से इन लोगों की लॉन्चिंग हो रही है एक ऊपर के लेवल से, नीचे कोई इनकी एक ऐसी सियासी जदोजहद ऐसी नहीं है कि और अवामी सियासत का ऐसा ये इतना अहम नुकता है। एक वक्त था अपने आप को सर्ट कर जी, एक वक्त तो फिर साहब आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि जो कॉलेजेस होते थे, यूनिवर्सिटीज, ये नर्सरी थी, अच्छी एक पॉलिटिकल लीडरशिप ऊपर आती थी, और आज जितने भी लोग कलीदी ओहदों पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं ये जो तलबा तंजीमें हैं सियासी, इनसे इनका ताल्लुक रहा है, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी, उसका बड़ा रोल रहा है। अभी जो मंशूर हमने देखा है नून लीग का, उसमें उन्होंने रिवाइवल की बात की है, ये जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स है, और उन्होंने कहा है कि हम इसको रिवाइव करेंगे। आप इस नुक्ते को कैसे देखते हैं? क्या ये जरूरी है ग्रॉस रूट लेवल से पॉलिटिशियंस के ऊपर आने के लिए, क्योंकि जब ये बन जाते हैं स्टूडेंट तलबा ऑर्गेनाइजेशंस, तो फिर इनका गलत इस्तेमाल भी होता है, ये गलत मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें, एक तो ये कि स्टूडेंट यूनियन और चीज है और तलबा तंजीमें और चीज। अब स्टूडेंट यूनियन इलेक्टेड बॉडी होती है, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में भी है, और तंजीमें वो हैं जो सियासी पार्टियों से वाबस्ता हैं, जहाँ मजहबी और फिरका वाराना और सियासी जमातें अपनी स्टूडेंट विंग्स बनाती हैं, उनके अंदर वायलेंस भी आ जाती है। तो हमें स्टूडेंट यूनियन की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट यूनियंस का ज़ाब्ता इखलाक होता है, सिर्फ स्टूडेंट उसमें हिस्सा ले सकते हैं, और यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर उससे लीडरशिप जो है वो इमर्ज करती। हम लीडरशिप पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन स्टूडेंट यूनियंस के जरिए कर सकते हैं। और ये सियासत की नर्सरियाँ भी थी, इनका जब हमने गला घोंट दिया, ट्रेड यूनियन का, स्टूडेंट यूनियन का, तो मिडिल क्लास के लिए हमने एंट्री बैरियर्स लगा दिए। तो इसकी बड़ी ज़रूरत है। आप ये परफॉर्मेंस देख लें
कि जो लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं वो मिडिल क्लास लोग थे और उनकी पार्लियामेंट में जो परफॉर्मेंस थी बेहतर थी, वो रजा रब्बानी हो, मुनव्वर हसन हो जमात इस्लामी के, वो सिराजुल हक हो, बिल्कुल, और वो जावेद आशमी हो, वो परवेज रशीद हो, ये लोग जो हैं जहांगीर बदर हो, लियाकत बलोच हो। तो इसलिए हमें इनकी ज़रूरत है, लेकिन हमारी सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज कर दिया है। जनरल ज़ियाउल हक के वक्त इन पे पाबंदी लगी और सियासत को गैर नजरियाती बना दिया गया। तो सोसाइटी को पोलिटिसाइज करना होगा और सियासत को नजरियाती बुनियादों पे उस्तवार करना होगा। ठीक, इसके बगैर कोई शॉर्टकट नहीं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। भाई साहब थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया और अहम मामलात पे आपसे गुफ्तगू रही। हमने कोई कि हम रिवायती गुफ्तगू ना करें जैसी आम करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स में हो रही है, हम मुख्तलिफ एंगल्स को टच करें और ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह टिल इलेक्शन और उसके बाद भी। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एक खबर है हमारे पास, वो बलूचिस्तान के जिला कच्ची के हवाले से है। यहाँ मच में कुछ नामालूम सम से मुतअद्दिद रॉकेट्स फायर किए गए, कोई जानी नुकसान ताहम इसके नतीजे में नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक ये जो बलूचिस्तान का जिला लिच्ची है, यहाँ पे मच का इलाका है, यहाँ पे करीबी पहाड़ों से कुछ रॉकेट्स फायर किए गए जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। इनके गिरने से शहर की जो बिजली है उसका निज़ाम मुनक़ता हो गया, बिजली मुनक़ता हो गई, जिससे शहरियों में शदीद खौफ और हरास भी फैला। और इसके बाद जो फोर्सेज हैं उसकी जानिब से जवाबी फायरिंग की गई जो रात गए तक वक्फे से जारी रही। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई ने एक्स के ऊपर पैगाम दिया और इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है एंड वी आर टेकिंग केयर ऑफ द सिक्योरिटी। कुछ बहुत अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि हालात काबू में रहें। बहरहाल हमारे सिक्योरिटी इदारों ने बर वक्त रिस्पॉन्ड किया है एंड आई बिलीव कि ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। इसमें मजीद जो भी डेवलपमेंट होती है हम आपको इस हवाले से आगाह रखेंगे। ताहम ये खबर थी, हमने कहा आपके साथ शेयर की जाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट तड़के तड़के, जिसमें सिकंदर बट आज गए हैं हल्का NA 130 में और वहां के आवाम किसको वोट देंगे इस हवाले से उनसे बात करें। आपको दिखाते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो की सुबह तड़के तड़के मैं हूं सिकंदर बट, मौजूद हूं मैं लाहौर के हल्का NA 130 में और अब हम करेंगे हस्बे मामूल वर्बल पोल के जरिए एक सर्वे और जानेंगे पब्लिक पल्स क्या बोलती है। मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों के इलेक्शन के लिए पार्टी ने वोट दे रहे हो? नवाज शरीफ किस पार्टी को वोट कर रही हो? PTI। आप बजो। किसी को भी नहीं, उसकी क्या वजह हो गई? उनके कोई भी रिलायबल नहीं, सारे फ्रॉड के फ्रॉड ही हैं। हम तो शुरू लास्ट और नून लीग को ही सपोर्ट करते हैं। इलेक्शन में किस पार्टी को वोट कर रहे हो? नवाज शरीफ को। ओके, ये बताएं इलेक्शन में आप किस पार्टी को वोट कर रही हैं? कॉफी नेशनल है, अभी भी कॉफी नेशनल है हमारे। ये आपने ने बहुत अच्छी बात की है। देखिए आवाम कॉफी नेशनल है और आप जानते हैं किसके साथ हो सकते हैं। हमारे घर के 10 वोट हैं, हमने किसी को भी नहीं देने। माय गॉड। ये बताओ इलेक्शन में किस पार्टी को वोट दे रहे हो? PTI। इलेक्शंस किस पार्टी को वोट दे रहे हो? PTI। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं इलेक्शंस आ गए तो किस पार्टी को वोट कर रही हैं आप? हम शेर को। ओके, किस पार्टी को पसंद करते हैं आप? हम पार्टी शेर को करते हैं। आप किसको पसंद करते हैं? तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ को ही वोट देंगे और PTI को वोट देंगे इंशाल्लाह। वोट पाइन सिर्फ एक है, सबदा जिगरी सबदा यार, कैदी नंबर 804। ये बताएं इन इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट दे रहे हैं आप? असी नून लीग। मियां नवाज शरीफ, बिलाल यासीन। मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब। इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? नून लीग को, शेर को। आप सर? मैं नून लीग को ही कर रहा हूँ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ਨੂੰ वोट पाना। अरे जिंदाबाद। खान साहब ਨੂੰ देंगे जी। इलेक्शंस आ गए तो किस पार्टी को? इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ। आप भैया किसको वोट करोगे? तहरीक इंसाफ। अबे जी सलाम अलैकुम। तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये बोले इलेक्शंस किहड़ी पार्टी ਨੂੰ वोट दे रहे हो? ओए ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ PTI ਨਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲਾਣੀ। इस मोहल्ले के रहने वाले हैं? जी बिलालगंज की हम। लाल वोट भी बनी हुई आपकी इधर की है? जी। आप इलेक्शन में किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? ये PTI को। ओके, आप किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं? हम तो इसको ही देंगे, शेर को ही। इधर रहते हो? ये बताओ कि इलेक्शन में किस पार्टी को वोट दे रहे हो? PTI को दूंगा। सो इलेक्शन किहड़ी पार्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी, किसी ने भी नहीं पा रहे। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ मियां नवाज शरीफ। इधर नून लीग का हल्का है,
ना कभी जैसे नून लीग हारी है ना हारेगी। ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। इस हल्के से बेगम मरहूम कुलसूम नवाज साहिबा, मियाँ नवाज शरीफ साहब, बिलाल यासीन और मिसेस परवेज़ मलिक भी जीत चुकी हैं, तो लिहाजा ये बिलालगंज का एरिया नून लीग का गढ़ माना जाता है। यार दसो इलेक्शन किस पार्टी को वोट कर रहे हो? ये PTI। ओके, अस्सलाम वालेकुम भाई। इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट कर रहे हैं सर आप? हमेशा शेर को। जी भाई, आप किसको वोट कर रहे हैं? देखिए जी, हम बड़ी अरसे से PMLN को ही वोट दे रहे हैं। जी आप? हम नून लीग की साइड पे जाएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम भैया। 8 फरवरी को किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? देखें जी, अगर पार्टी की पाकिस्तान के लिए मुखलस है ना, तो सिर्फ और सिर्फ नून लीग है। ये बताएं 8 फरवरी के इलेक्शन में किसको वोट करेंगे आप? PTI। ओके, किसको वोट कर रहे हैं आप? नून लीग को मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। आप भैया? PTI। आप भैया? PTI। आप भैया किसको वोट कर रहे हैं? शेर। अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को केड़ी पार्टी को वोट दे रहे हो? और असं किसी को नहीं वोट देना। 8 फरवरी के इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? ये इस इलाके में नवाज शरीफ। 8 फरवरी के इलेक्शन में आप किस पार्टी को वोट कर रही हैं? नवाज शरीफ। तो किस पार्टी को वोट कर रही हैं? हमने बेनजीर को। 8 फरवरी के इलेक्शन में किस पार्टी को वोट कर रहे हो आप? जमात इस्लामी। 8 फरवरी के इलेक्शन में आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? मियाँ साहब को ही देंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, मैं किसी को नहीं वोट कर रही। 8 फरवरी के इलेक्शन किन पार्टी को वोट दे रहे हो? नून लीग को। भैया बताओ 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रहे हो? PTI। ये बताएं 8 फरवरी को किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? वैसे वोट करने वाली तो कोई पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा वोट जो है नवाज शरीफ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम ये बताएं 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट दे रहे हैं आप? मैं जो 40 मुल्क का लीडर है, तहरीक इंसाफ। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप? 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? नवाज शरीफ साहब हमारे जिगर जानी है, हमने उन्हीं को वोट देना। ये बताएं 8 फरवरी के इलेक्शंस को आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं? पुत्र ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਪੋਰਟ? ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ। तो ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਂ ਜੀ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਓਗੇ? ऐसे हम देने था नवाज शरीफ ने। 8 फरवरी के इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप? नवाज शरीफ। थैंक यू। सर दसो 8 फरवरी के इलेक्शन में किस पार्टी को वोट कर रहे हो? मेरे हिसाब नाल ते वोट शोर नहीं पैने, नवाज शरीफ ने अंजी हो जाना। सर छोटा सा सर्वे कर रहे हैं हम 8 फरवरी के इलेक्शंस के हवाले से, वर्बल पोल है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं नून लीग को सपोर्ट कर रहे थैंक यू सर। आप सर? नून लीग श्योर शॉट। सर आप सर मुकामी ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ सर दसो 8 फरवरी के इलेक्शन में किहड़ी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ। ये बताएं 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रहे हो? हम लोग उसको दे रहे हैं या का नाबुदो वैया का नस्ताइन। आप? बिल्कुल ऐसी ईया का नाबुदो वैया का नस्ताइन वाली। सेम वही ईया का नाबुदो वैया का नस्ताइन। 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप? PTI को तुमने का जिताना है। जी तो ये था NA 130 का वर्बल पोल सर्वे। तड़के तड़के से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। पंजाब भर में नमूनिया के हवाले से हम बात करेंगे। वबा की शक्ल इख्तियार करने लगा है। पंजाब में अगर रवा साल के दौरान नमूनिया से 250 से जायद अमवात हुई हैं, जबकि 15,000 से जायद केसेस सामने आए हैं। पंजाब में अगर बात की जाए तो नमूनिया ने जो खौफनाक एक सूरत हाल है वो इख्तियार की है। इस बीमारी के बायस जो अमवात हैं उसकी तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते में बात की जाए तो 70 से जायद बच्चे जान की बाजी हार गए। कल मजीद 3 बच्चों की जो अमवात हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। और इस साल तक की बात की जाए तो सिर्फ लाहौर में 2700 से जायद नमूनिया के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और पंजाब के अगर हवाले से बात
करें तो 872 पंजाब में केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें बच्चों के हवाले से तो 202 केसेस लाहौर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर। और वेदर चेंज होने के साथ जो नमूनिया के केसेस हैं इनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे इससे इनकी डेथ तो हुई है, लेकिन साथ साथ केसेस जो कह लें कंटिन्यूसली रिपोर्ट होते चले जा रहे हैं, जहाँ पे वालिदैन की कुछ हद तक नालायकी ज़रूर आती है बच्चों की सेहत के मामले में और उनको नमूनिया होने के हवाले से, और मौसम की सख्ती भी इसका की एक वजह है। लेकिन वहीं पे हमारे हेल्थ सिस्टम का पर्दा भी चाक करता नजर आता है कि नमूनिया जैसी बीमारी से 21वीं सदी के अंदर 2024 के अंदर हमारे हज़ारों बच्चे मर रहे हैं और नमूनिया भी हमारे यहाँ एक वबा की सूरत इख्तियार कर रहा है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। कोशिश तो हमारी ये है कि हम किसी ज़िम्मेदार शख्सियत से बात भी करें और आप तक इस हवाले से जो अब तक इक़दाम किए गए हैं वो भी हम पहुँचाएँ। लेकिन मुझे लगता है कि वालिदैन को अपने तौर पर एक तो बच्चों की सेहत का, बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यूनिटी है बच्चों की, बीमारी से जो लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़ियत है ये कहना चाहिए, उसके ऊपर वालिदैन काम करें। बच्चों को ऐसी खुराक दी जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खुराक की कमी का शिकार हैं। बहुत बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जिनको इतनी खुराक नहीं मिलती कि उनका दिमाग पनप पाए या उनकी बॉडी उस तरीके से स्ट्रांग हो पाए कि वो बीमारियों से लड़े। तो दूसरी जानिब हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इसको भी रिवैम्प होने की ज़रूरत है। इस हवाले से हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, निगरान वज़ीर सेहत पंजाब है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये जो निमोनिया के केसेस कंटिन्यूसली रिपोर्ट हो रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली एक वबा किसी कैफियत इसने इख्तियार कर ली है, पंजाब भर में बच्चों के हवाले से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं इस पे आप हमें गाइड कर सकें? डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है। जी डॉक्टर साहब, निमोनिया के हवाले से जहां हम बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर जो केसेस रोज बरोज हम कह रहे हैं इजाफा ही देखने में आ रहा है, आप क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? अब इस पे, किस चैलेंज पे किस हद तक काबू पाया जा चुका है या कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये केसेस बच्चों पे बहुत ज्यादा असरअंदाज हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो छोटे बच्चे खासकर जो बिल्कुल चंद दिन के या चंद हफ्तों के होते हैं, उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू जो हम बड़े लोग हैं, और उनके वो जो इम्यूनिटी उनको मिलती भी है वो माँ के दूध से मिलती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में माँ के दूध की एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स आर वेरी वेरी लो, और ज़्यादातर उनको बहुत जल्दी बॉटल पे लगा दिया जाता है या कोई अल्टरनेटिव चीज़ों पे लगा दिया जाता है, तो इसलिए उनको जो इम्यूनिटी माँ से ड्राइव करनी है वो भी नहीं कर पाते। ऊपर से मौसम बहुत शदीद रहा पंजाब में, खासकर लाहौर में, और जैसे आपको पता है कि फॉग और स्मॉग और पोल्यूशन ने भी अपना हिस्सा डाला। लेकिन डॉक्टर साहब टाइम कम है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस पे क्या कर रहा है कि हजारों बच्चे हमारे नमूनिया जैसी बीमारी से मरना शुरू हो गए हैं और लाहौर शहर कुछ अनयूजली ज्यादा हुए। डॉक्टर साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? पिछले 5 दिन से जब से मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कैन यू हियर मी? आपको आवाज आ रही है? नहीं, डॉक्टर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। इसमें हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी सवाल तो बनता है कि इसमें जो हमारे इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। माना कि मौसम सख्त है, माना कि हमारे यहाँ ये मसाइल हैं बच्चों की इम्यूनिटी के हवाले से, लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन। खैर अगर लाइन ड्रॉप ना होती हम जरूर पूछते, लेकिन वक्त हमारे पास बहरहाल हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, दोबारा से मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पहले विजुअल से आपको पता लग गया होगा आज हमारे किचन में अहमद हमाद आ चुके हैं और बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग हमारे मुंह पे मौजूद मुस्कुराहट से भी आपको लग गया होगा क्या। अहमद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। अहमद क्या बना रहे हैं आज? हम आलू से कुछ बना रहे हैं। आज बेसिकली हम बना रहे हैं स्टफ पोटैटो। स्टफ शिमला मिर्च बनती है, स्टफ चिकन बनता है, इसलिए हम स्टफ पोटैटो बना रहे हैं। और एक अच्छी डिश है जो कि जब लोग रोटी या चावलों से जो है बोर हो जाएं तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी जो है वो डिश है जो कि मतलब बड़ी हेल्दी भी है और आसानी से बन भी जाती है घर में। तो टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे जो टेस्ट बड्स हैं उनको सर्व करेगी एज स्टफ चिकन डू, उस तरह से होगा एग्जैक्टली करेगी। और एक बड़ा क्रीमी टेक्सचर सा इसका एक होगा जो कि बड़ा मजेदार सा होता है। तो हम बच्चे खा लेंगे ना आलू से, वैसे फ्राइज के अलावा कोई और चीज। बच्चे लव आलू, लेकिन फ्राइज के अलावा एक चीज और दूसरी बात है ये हेल्दी भी है। एक तो बेक्ड है, ठीक है, ये बेक होंगे
तो ट्वाइस बेक होंगे, पहले बेक हुए हैं, उसके बाद दोबारा बेक होंगे जब चीज इसमें फिल करेंगे, और सारा इसका प्रोसीजर है। इंटरेस्टिंग। तो अहमद, आप अपने काम को जारी रखिए, हम ऑन एंड ऑफ आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बिल्कुल जी। हमारे पास अगला सेगमेंट है। वकार मलिक साहब आज अपने सेगमेंट के अंदर अनारकली के बारे में बात कर रहे हैं। अनारकली के बारे में वैसे मुतज़ाद किस्म की रवायात भी हैं। सुनते हैं कि आज क्या बात हो रही है, दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मेरे साथ डॉक्टर कमल खालिद हैं और इनसे हम हिस्ट्री के हवाले से ऐसे सवालात पूछते हैं कि जिससे हमारे बहुत सारे मुगालते दूर होते हैं। अनारकली एक बहुत ही कमाल अफसानवी किरदार है। इसमें कुछ हकीकत भी है, कुछ अफसाना भी है। मूवीज़ बनी, ड्रामा, बहुत कुछ लिखा गया, अदब में, उर्दू अदब में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है, ये एक अच्छा हिस्टोरियन हमें बता सकता है जिसने ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ की हों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया। डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा अनारकली के बारे में कि ये एक तो वो कैरेक्टर हमारे जहन में आता है ना जो मूवीज़ में है, और बहुत कुछ उसमें ऐसा दिखाया गया जो हो सकता है कि हकीकत पे मबनी ना हो। इसमें कितनी हकीकत है और कितना अफसाना? देखिए, अगर हम अनारकली के हवाले से बात करते हैं तो चले मैं एक टेंजिबल चीज़ से शुरू करती हूँ, और वो जो हमारे यहाँ पे एक अनारकली का मकबरा है, ठीक है, जो सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर बना हुआ है। बड़ा शानदार मकबरा है, और उसके ऊपर जो उसकी तकमील की डेट लिखी गई है वो 1615 है। ओके। और मैंने इस टॉपिक के ऊपर जब रिसर्च करनी शुरू की तो मैं इस प्री कंसीव्ड नोशन के साथ कि भाई अनारकली इज़ जस्ट अ मिथ, ये मैंने सोचा। ठीक है। लेकिन मैं जो इस पे काम करती गई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे मेरा ख्याल अपनी सोच को जो है उसको उस पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। और जब मैं डिफरेंट रेफरेंसेस की आपसे बात करती हूँ तो जो हम मुख्तलिफ जगहों पे मिलता है तो उससे ये पता चलता है कि बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर जो है एक ईरानी ताजिर था इजाज़ नाम का, तो उसका काफ़िला लुटता है, तो उसकी एक बेटी जो है उस काफ़िले में है जिसको के 2 नाम दिए जाते हैं, एक नादरा बेगम का और दूसरा शरफुन्निसा बेगम का। ठीक है, ठीक है। और वो बच्ची जो है फिर मुगलिया दरबार में आ जाती है, फिर उसके कुछ अर्से के बाद वो अकबर की नज़र में आती है, और वो अकबर के दरबार की एक बहुत अच्छी रक्कासा मुगय्यना के तौर पे सामने आती है। और अकबर को वो इतनी पसंद आती है कि वो उसको कहा जाता है कि अनारकली का खिताब दे देता है, और वो वहीं हरम में ही पलती है। अब हरम जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि बहुत सी इस किस्म की बच्चियाँ पलती थी। एक बात मैं यहाँ पे कहती चलूँ कि हरम के हवाले से ये देखिए कि हरम का लफ्ज़ का मतलब होता है हुर्मत वाला। ठीक है। तो इसको काइंडली जो यूरोपियंस इसको हरम को एक प्रोस्टिट्यूशन हाउस बना के पेश करते हैं, तो ये ऐसी जगह नहीं थी, यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो रहा करती थी। ये जो हरम की कॉनोटेशन है जो हमारे जहनों में ड्रामाज या फिल्म से आई है, तो ये बेसिकली पीछे कॉलोनियल आप उसको उसके साथ कर रही हैं कि बेसिकली उन्होंने ख़राब किया। जी, उन्होंने किया हुआ है। तो वहाँ से फिर ये सिलसिला चलता है, तो वो बच्ची वहाँ पर है, और उसी दौरान में अब इसके बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, मुख्तलिफ किस्से हैं, और उन किस्सों में हमें ये पता चलता है कि अकबर की और उसके साहबजादे जहांगीर जो कि उसके शहज़ादा सलीम है, उनके इस खातून के हवाले से कोई चपकलश होती है, और फिर उसके नतीजे में जो है अकबर जो है वो इनको दीवार में चुनवा के तो इनको मार दिया जाता है। ये वो एक आम सा है। और इसके बारे में मुंशी फ़खरुद्दीन एक राइटर थे, मियाँ मोहम्मदुद्दीन फ़ौक, ठीक है, ये उन्होंने जो है इसको लिखा। टाइम पीरियड इनका लेट 19th सेंचुरी इनका कहा जाता है। वहीं से बंगाली ड्रामा निगारों ने ये इसको उठाया और इसके ऊपर ड्रामे बने, और इसी को जो है 1922 में फिर इम्तियाज़ अली ताज ने ड्रामाई सूरत। मुंशी फ़खरुद्दीन से पहले अनारकली कोई इतना ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट करैक्टर नहीं था लिटरेचर या इन चीज़ों में। देखिए, जो एक हमारी बाजार गॉसिप होती है उसमें गालिबन ये मौजूद था, और इसका जो हम तारीखी हवाले से देखते हैं तो हमें सबसे पहले सबूत इसका नाम जो है वो विलियम फिंच, एक अमेरिकन और यूरोपियन ट्रैवलर था जो कि यहाँ पर आया 1611 में लाहौर आया वो। तो गालिबन 1607 में वो सूरत के मकाम पर आया नील के लिए। इंडिगो की आपको पता है इनका इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा, तो एक कंपनी का एजेंट था, तो ये विलियम फिंच आता। तो विलियम फिंच 1611 में जब लाहौर आता है तो उसने जब किले के हवाले से लिखा तो उसने तब ये, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले इसका जिक्र मिलता है।
अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसका हमारी जो मकामी तारीख़ की किताबें हैं उनमें कोई जिक्र नहीं है। इसमें अब कुछ लोग ये बात कहते हैं कि जी कि क्योंकि बादशाह ख़ुद तारीख़ लिखवाता था तो इसलिए कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करती चलूँ कि बादशाह के अलावा कुछ और हम असर तारीख़दान होते थे जो कि तारीख़ लिखते थे, और कुछ तो बादशाह को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करते थे, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिलता। और इसकी एक शायद वजह यह भी है कि तारीख़ के अंदर ख़वातीन का बहुत जिक्र नहीं होता। इसकी मिसाल जो है वो शेर अफकन की है कि हमें तारीख़ में शेर अफकन का तो जिक्र मिलता है, लेकिन उसकी बीवी जो बाद में नूर जहाँ बनती है उसका जिक्र नहीं मिलता। तो ये एक सिलसिला चलता है। तो इसमें एक तरफ हम कहते हैं कि वो दीवार में चुनवा दिया गया, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि वो मकबरा है, यानी ग्रेव है। तो ये क्या है? अब जब मैंने उसके, ये तो तारीख़ी हक़ाइक़ थे जो मैंने आपको जो मिलते हैं, जब मैंने उसको एज एनालिसिस करना शुरू किया एज अ रिसर्चर, तो मुझे बहुत सारी दिलचस्प बातें पता चली। उसमें सबसे अहम बात तो मैंने ये देखी कि कहा जाता था कि ये जो भी कोई वाक़या पेश आया ये शाही किले के अंदर पेश आया, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो पता चला कि शाही किले के अलावा भी शाही महल्लात मौजूद थे, और उन महल्लात की लोकेशन जो थी वो वही थी जो ये मकबरे की लोकेशन है। जहाँ पे अब सिविल सेक्रेटेरिएट है, यहाँ बहुत बड़े बागात थे और मुग़ल पैलेसेस थे। हमारे जहन में हमेशा होता है कि मुग़ल सिर्फ किले में नहीं, उनके और भी पैलेसेस थे। एक और बड़ी दिलचस्प बात ये कि कॉन्क्यूबाइंस जो थी, जो कि वो उनके साथ शादी करना कोई अनयूजुअल बात नहीं थी। हमें अकबर की 2 बीवियां मिलती हैं, एक का नाम था बीबी मरियम, दूसरी का नाम बीबी दौलत शाह। ये कॉन्क्यूबाइंस थी। कॉन्क्यूबाइन से मुराद फिर ये बात है वो प्रोस्टिट्यूट्स नहीं, बल्कि ये एक बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी फाइन और सोफिस्टिकेटेड ख़वातीन होती थी जिनके साथ बादशाह शादियाँ भी करते थे। तो अब यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। वो दिलचस्प मोड़ ये है कि उनमें से एक जो है दौलत शाह बेगम, उसकी 2 बेटियां हैं। एक का नाम है शुक्रुन्निसा बेगम और दूसरी का नाम है आराम बानो बेगम। अच्छा। जब मैंने तमाम फिल्में, नॉवल सारे देखे तो मैंने ये देखा कि आपने अगर मुग़ल आज़म देखी हो, इम्तियाज़ अली ताज का पढ़ा हो, अनारकली देखी हो, तो उसमें जो खातून जो सारी इंस्टिगेट करती है ये साजिश, जिसके नतीजे में अनारकली का कत्ल होता है, उसका नाम है दिलाराम। ये एक बड़ी दिलचस्प कड़ी जो है। अब बादशाह की बेटी है आराम बानो बेगम, जो अकबर की बड़ी फेवरेट है, लेकिन वो एक इंतहाई नकचड़ी और बदतमीज खातून है शहजादी होने के बावजूद। मैं सोचा करती थी कि बादशाह की और शहजादे की एक फेवरेट कॉन्क्यूबाइन हो तो उसको कैसे कत्ल कर। जिस वक़्त ये वाक़या पेश आता है उस वक़्त लाहौर के अंदर ना अकबर मौजूद था ना जहांगीर मौजूद था। ये दोनों जंगी मुहिमात पे बाहर गए हुए थे। एक शायद दक्कन की मुहिम पे गया हुआ था, दूसरा राजपुताने की एक मुहिम के ऊपर। ये हमें तारीख में डेट्स मिलती हैं जिसकी वजह से मैं बात कह रही हूँ। मेरा अपना ये ख्याल है कि जब जहांगीर और अकबर लाहौर से बाहर गए हुए हैं तो पीछे ये जो आराम बानो बेगम है जो कि अकबर की बड़ी फेवरेट बेटी है, इसने गालिबन कोई जेलसी, डिसलाइक या उस वजह से इसने उसको अनारकली को जो है उसको ज़मीन में दफन करवाया है। अब यहाँ पर एक और बात मैं कहती चलूँ कि ये एक रूटीन सज़ा थी जिंदा दरे गोर, ठीक है, कि जिंदा गोद में दफन करना। अब जब हमने अनारकली के मकबरे की थोड़ी जब एक्सकवेशन की गई और जब मकबरे को चर्च बनाया गया था तो उसके मिड में से उसको खोदा गया था, तो जो रिमेन्स थे वो निकाले गए थे। उन रिमेन्स को और उस कब्र को देखते हुए ये अंदाज़ा हुआ कि 6 फुट नीचे कब्र थी और वो कब्र जो थी वो चूने की बनी हुई थी, मिट्टी नहीं थी। उनको निकाल के एक और कोठरी में कहते हैं कि दफन कर दिया गया। वो कोठरी जो है हम लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता, लेकिन मैंने वो भी थोड़ी सी आइडेंटिफाई की थी कि कहाँ उनको दफन किया गया गालिबन। तो जब ये निकाला जाता है तो अब मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि ये जो एक तसव्वुर है कि उसको दीवार में चुनवा दिया गया खड़ा करके, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हुआ था। एक बाकायदा कब्र थी जिसमें उनको दफन किया गया था। दीवार का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि लेट के जो है ना वो गाना कोई इतना अच्छा शूट नहीं होता था, सो उन्होंने पोस्चर जो था वो फिल्मी ज़रूरत के मुताबिक चेंज किया गया। और इसमें जो मुंशी फ़खरुद्दीन आपने नाम लिया था, मोहम्मदुद्दीन फ़ौक, उन्होंने दीवार का जिक्र किया। किसने? फिर इम्तियाज़ अली ताज ने किया। जी
उनके हैं। यानी वहाँ से ये वहाँ से सिलसिला चलता है और उनका तो जिक्र ज़रा हल्का है फिल्म वालों ने तो उसके बाद फिर उसको मैंने ये कहा ना कि लेट के तो हीरोइन गाना गाते अच्छे नहीं लगेगी ना, तो ये सब होता है। अब इसमें एक और जो एंगल है वो ये है कि वो जो चूने की कबर बनाएगी, चूना एक ऐसी चीज़ है कि जब उसके ऊपर पानी फेंका जाता है तो वो बहुत ज़्यादा लाइमस्टोन हीट जनरेट करता है। सो शी वॉज नॉट ओनली बरिड अलाइव बट लेटर ऑन कोई इतना जालिम था कि उसने चूने के उसकी दी ताकि वो जब हीट हो तो, और ये सब वाक़या जो है हो जाता है। और उसके बाद जब ज़ाहिर बात है वापस आते हैं तो पता चलता है कि ये वाक़या हो चुका हुआ है। तो आराम बानो बेगम जो है उसको पता था कि बादशाह से उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और अकबर ने जहांगीर को ख़त में भी लिखा हुआ है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी बहन जो है वो तुश मिजाज है, लेकिन तुम बड़े भाई हो, इस पे शफकत रखना। ये हमें ख़त मिलता है। तो ये सारे वाक़यात हैं। और उसके बाद 1599 के बाद जब 1605 में ये जहांगीर बादशाह बनता है तो फिर मैं समझती हूँ कि उसने ख़बर निकलवाई कि भी कहाँ दफन किया गया है और एन उसी लोकेशन के ऊपर उसने ये मकबरा तामीर करवाया। और मकबरा तामीर करवाने के बाद शेख सादी का जो उसके ऊपर शेर लिखा गया कि ता क़यामत शुक्र गोएम, कि मैं क़यामत तक शुक्र अदा करूं अगर मैं एक दफ़ा अपना महबूब का चेहरा जो है अपने हाथों में थाम सकूं। तो ये तो अब मैं इसके बारे में 100 ही हुआ है, लेकिन मेरी अपनी जो रिसर्च कहती है कि कहीं तो कुछ हुआ था जिसका ये धुआं है। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम बात करेंगे कुछ इकॉनमी के हवाले से। आम इंतखाबात में जी चंद दिन बाकी हैं, सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम भी जारी है। तमाम जमातें अपने अपने मंशूर पेश कर चुकी हैं। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने और कई अहम चीज़ों में रिलीफ देने की बात तो की गई है। नून लीग के मंशूर के मुताबिक माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी की जाएगी। 4 साल में महंगाई 4 से 6% तक लाई जाएगी, जबकि 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियां दी जाएगी। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की जाए तो उसका जीडीपी का जो 1.5% है वो तक कर दिया जाएगा। 3 साल में जो इक्तिसादी शरह नमू है वो 6% से ज़ायद पर लाई जाएगी, जबकि 5 साल में गुर्बत में 25% कमी का हदफ रखा गया है। अफरादी कुव्वत की सालाना तरसीलात ज़र का हदफ $40 अरब रखा गया है, जबकि 5 साल में बेरोजगारी में 5% कमी की जाएगी। इस तरह पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात करें तो भूख मिटाओ प्रोग्राम और कई चीज़ों में रिलीफ देने के दावे तो कर रही है। ऐसे में सवाल ये है, क्या मुल्की खजाने में इतनी सकत है कि इस तरह के रिलीफ और इसके हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो पूरे हो सके? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लगता नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं। बहरहाल हमने इस पर भी बात करनी है और साथ ये भी बात करेंगे कि कल जो गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, उसके मुताबिक शरह सूद 22% पर बरकरार है। इट्स ह्यूज, आई मीन बहुत ज़्यादा ही है। और फिर जो ज़राए मुबादला के ज़खायर हैं वो इस वक्त 8.3 बिलियन US हैं, वो भी बहुत क्रिटिकल हालत के अंदर है। इस तरह जो एक्सटर्नल अकाउंट्स की सूरत हाल है उसमें कुछ बेहतरी आई है। करंट अकाउंट खसारा 2022 में $17 अरब रहा और महंगाई का दबाव अब भी बरकरार है, ऐसा स्टेट बैंक का कहना है। और जमील अहमद साहब जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है, उनका ये भी कहना है कि महंगाई पर तवानाई की कीमतों का असर अहम है। महंगाई पर जो हमारी एनर्जी प्राइसेस है, एनर्जी महंगी है यहाँ पे, उसकी वजह से इसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। रवा माली साल जो महंगाई है ये 23 से 25% तक रहेगी, जिसके बारे में नून लीग ये दावा कर रही है कि हम इसे सिंगल डिजिट तक लाएंगे। जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है इसमें बेहतरी आई है। रवा माली साल जीडीपी की शरह 2 से 3% तक रहेगी, समहाउ पॉजिटिव। और सनती और ज़राई तरक्की के सबब जो जीडीपी है ये बेहतर रहेगा। मार्च में शरह सूद का दोबारा जायजा लिया जाएगा। मार्च के बाद महंगाई की शरह में कमी रिकॉर्ड की जाएगी और इसके बाद देखा जाएगा क्या सूरत हाल है। जो आइंदा महीने हैं इसमें महंगाई में कमी सख्त शरह सूद पॉलिसी के सबब होगी। इसको टाइटन करना पड़ेगा। इससे पहले IMF ने बाकायदा तौर पर IMF की शराइत में शामिल था कि आप जो पॉलिसी रेट है वो बढ़ाएं। दूसरी जानिब आलमी मंडी में जो ऑयल प्राइसेस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें रिपोर्टेडली कमी का इम्कान है। बिल्कुल, आलमी मंडी में तेल और अजनास की कीमतों में कमी का इम्कान है। जेर गर्दिश नोटों में 400 अरब रुपए की कमी आई है। और साथ साथ जी हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी का रुझान है वो सख्त रहेगा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का जो असूली फैसला कर लिया है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे, जबकि गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी कहा है कि नोट नए सीरियल नंबर, डिजाइन और हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ
साथ मुतारिफ कराए जाएंगे। नए नोटों के डिज़ाइन का जो फ्रेमवर्क है वो शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि नए नोटों के डिज़ाइन का जो फ्रेमवर्क है वो मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा और नए करेंसी को छापने के फैसले पर भी बात करेंगे। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब पाकिस्तान में एक ट्रेंड मौजूद है, 12 लोग बैंकिंग चैनल्स इस्तेमाल नहीं करते। लोग ज़्यादातर कार्ड्स वगैरह या बैंकिंग चैनल्स अकाउंट्स यूज़ नहीं करते, एक बड़ी तादाद है। एक अच्छी बात यह है कि अब बैंक ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आप बगैर किसी हैसल के घर बैठ के बैंक अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को फ़रोग देने की ज़रूरत है, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करने की ज़रूरत है। जब तक इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी ये मसाइल रहेंगे। एंड आई बिलीव जो लोग अपने घरों पे पैसे रखते हैं बैंक्स में नहीं रखते हैं, पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा ट्रेंड है टैक्स इवेजन के लिए। और वैसे भी कुछ लोगों को शक भी रहता है कि बैंक पता नहीं पैसे वापस भी करेगा नहीं। एक पुराना हमारा माइंडसेट भी है, तो ये एक अच्छा इक़दाम है मुझे लगता है स्टेट बैंक का, जिससे कम से कम कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगा, लेकिन उसके साथ साथ इसके जो साइड इफेक्ट्स है उसको भी देखना पड़ेगा। बहरहाल हमने मेनली तो डिस्कस करना था, हमारे गेस्ट अनफॉर्चुनेटली हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। हम इस पे बात करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर अयूब हैं इस वक्त। दैट्स ग्रेट। डॉक्टर साहब हम वेट कर रहे थे आपका, कैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मुझे लगा कि आप नहीं हैं, शायद आप बिजी हैं। उसमें कनेक्टिविटी में इशू, टेक्निकल ग्लिच होगा। ठीक है ठीक है, इट्स ओके। हमारे पास है अभी थोड़ा सा टाइम। एक तो हमने ये मुख्तलिफ अहम फैसले बताए। सबसे पहले जो स्टेट बैंक का फैसला है नए नोट्स के हवाले से, आप इसको कैसे देख रहे हैं? लेकिन ये मैं समझता हूँ ओवर ड्यू हो गया, क्योंकि इससे पहले आप देखें बहुत अर्सा पहले सेनेट में करारदाद मूव हुई थी कि 5000 का जो नोट है उसको बंद कर दिया जाए, और डिमोनेटाइजेशन की भी बातें हो रही थी, बहुत पहले से हो रही थी कि डिमोनेटाइज किया जाए, नए नोट्स को रिप्लेस किया जाए। जैसे 2 साल पहले नेबर कंट्री में भी ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, और पाकिस्तान में डिमोनेटाइजेशन सिर्फ 71 में हुई थी, जब हमारी बहुत सारी करेंसी जो थी वो बांग्लादेश में रह गई थी, तो हमें डिमोनेटाइज करने पड़े थे। अभी जो इशू आ रहा था वो ये था कि एक तो फेक करेंसी यानी जारी नोट्स की गर्दिश की बहुत बड़े पैमाने पर ये बातें सुनने में आ रही थी, और बहुत सारे केसेस में ये ऑब्जर्व भी किया गया। दूसरा ये कि जो बड़ी मालियत के जो नोट हैं उनके लिए एक एस्टिमेट है कि 3 ट्रिलियन रुपीस की मालियत के बड़े नोट जो हैं वो स्टोर हुए हैं, यानी वो करप्ट मनी है, वो ब्लैक मनी है, 3000 अरब सर्कुलेशन में नहीं है। जी 3000 अरब वो सर्कुलेशन में नहीं है। तो ये एक एकदम जरूरी था कि वो नोट जो है किसी तरह से उनको बाहर निकाला जाए, वो सामने आए। जब वो चेंज होने आएंगे तो जाहिर है फिर वो मार्केट में आ जाएंगे, तो उसके लिए भी ये स्टेप। तो डॉक्टर साहब ये फिर इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा? थोड़ा सा हमें समझाइएगा टेक्निकली। अगर इतने ज्यादा नोट मार्केट में आ जाएंगे, हम तो पहले ही अपनी जो मुकर्रर हद है उससे ज्यादा नोट छाप कर मार्केट में चीजों को अंडर वैल्यू कर चुके हैं। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। पहले ये है कि आज के दौर में जो फिएट मनी का कंसेप्ट है उसमें जो मनी सप्लाई है उसका एक छोटा सा पार्ट जो होता है वो करेंसी की शक्ल में होता है, जो बड़ा पार्ट है ना उसका वो बैंक डिपॉजिट की शक्ल में होता है, जिसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम M2 वगैरह कहते हैं। वो बड़े पार्ट जो है वो बैंक डिपॉजिट की शक्ल में होता है, और वहां तो एक मैं समझता हूँ सलम की सिचुएशन है, वहां तो वो अभी मार्केट में आना उसका इस हाई इंटरेस्ट रेट पर नामुमकिन है। दूसरा ये कि वो नोट्स जो स्टोर हुए हैं वो अगर आएंगे तो चेंज होने आएंगे, मार्केट में नहीं आएंगे। वो तो अगर लॉफुल होंगे तो चेंज होने के बाद दोबारा स्टोर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वो एक प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब अभी हम जो पॉलिटिकल पार्टीज के मंशूर के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी हम इकोनॉमी को जहां डिस्कस कर रहे हैं, बार बार हम बात भी करते हैं कि जी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और चैलेंजिंग सूरत हाल है। दूसरी जानिब ये जो सियासी पार्टियां अपना मंशूर पेश कर रही हैं जिसमें बहुत ही जो कह ले ईजी करने की कोशिश के हवाले से बातें की जा रही हैं, जो फैसले हैं, जो मंशूर में चीजें बताई जा रही हैं, आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमी में, हमारे सिस्टम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है आपके जब ये टाइम आए तो इस पे इम्प्लीमेंट भी किया जाए और ये जो रिलीफ की बातें आवाम को देने के हवाले से की जा रही हैं ये फौरी तौर पे पॉसिबल होगा? अनफॉर्चुनेटली देखिए मैंने तकरीबन तमाम पार्टीज के जो है मैनिफेस्टोज देखे हैं, पढ़ चुका हूं मैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि उसको मैनिफेस्टो या मंशूर हम ना कहें, वो इनकी एक विश लिस्ट है, वो विशफुल थिंकिंग्स हैं। हर पार्टी जो है अपनी विशेस बता रही है कि हम 300 यूनिट फ्री दे देंगे, हम 25% पॉवर्टी कम कर देंगे, हम 30 लाख 50 लाख या 1 करोड़ लोगों को जॉब दे देंगे, हम जीडीपी ग्रोथ को 5-6% पे ले जाएंगे। वो विशफुल थिंकिंग है इनकी विशेस। जिस तरह हर पाकिस्तानी की विश है इसी तरह इनकी भी विशेस हो सकती हैं, और इनकी विशेस क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो ये कोई भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में मैनिफेस्टोज की कि जो बताया जाता है ना मैनिफेस्टो में, वो कभी उसको कोई ऑडिट भी नहीं है और किसी कोई चेक भी नहीं करता कि वो किस तरह इंप्लीमेंट हुआ है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। और मैनिफेस्टो उस वक्त होता है जब आप जो चीज करेंगे उसका सोर्स और उसका मैकेनिज्म बताएं।
अगर आप सोर्स ऑफ नहीं बताते, मैकेनिज्म या प्रोसेस नहीं बताते, पैसे कहाँ से जनरेट करेंगे? क्या आप लोन लेंगे? क्या आप नए नोट छापेंगे? क्या आप नए टैक्सेस लगाएंगे? कहाँ लगाएंगे टैक्सेस? किस चीज पर लगाएंगे? वो बताना जरूरी होता है, वरना वो मैनिफेस्टो तो नहीं कहलाएगा, वो तो एक विश लिस्ट आपकी बन जाएगी। उस मैकेनिज्म के बगैर ये नहीं हो सकता। और वोट लेने के बाद ये फिर अगर प्रॉब्लम बताते हैं, जैसा कि माजी में भी होता रहा है, तो इसका मतलब है मैनिफेस्टो के पहले पेज पे लिख देना चाहिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे हजारों ख्वाहिशें ऐसी, बिल्कुल ये ख्वाहिशें हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा लेट हम हुए आपसे करने में, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और आपसे बात हुई। इकोनॉमी पे हम बात कर रहे थे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वे किसे दसिया वे किसे दसिया ढोला तेरा बेवफा, तेरा ढोला तेरा होए नहीं रहा, किसे दसिया वे किसे दसिया किसे दसिया होए से लेते खौरे मेरा फोन भी नहीं सुनदा, फोन चक लवे ते प्यार मेरा पुणदा, किसे दसिया ऐ ढोला लोका खोलिया, किसे दसिया ऐ पैसे ते ओ डुल गया, तेरा ढोला तेरा नहीं रहा, किसे दसिया किसे दसिया दसिया किसे ढोला गैरा नाल बोलदा, दुख सुख सारे पिया गैरा नाल बोलदा, किसे दसिया ऐ ढोला लोका खोलिया, तेरा ढोला तेरा होए नहीं रहा, किसे दसिया। वाह 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 वाह, ज़मन साहब आप गाते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आप गाते जाएं, थैंक यू, आप रुके ना। थैंक यू। अक्सर जो नए आर्टिस्ट आते हैं, नए से मुराद जिनको आप नहीं जानते होते, हम पहली दफ़ा कई आर्टिस्ट को सुनते हैं तो उनका तारुफ बड़ा लाजमी होता है, बताना पड़ता है कि वो कैसे गुलकार है, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है। कुछ लोग होते हैं उनका फ़न, उनका तारुफ होता है और वो काफ़ी होता है। ज़मन अब्बास हमारे साथ मौजूद है, चनियोट से इनका ताल्लुक़ है, मैं ऐसे सुरीले लोगों की सरजमीन कहता हूँ, और इनका जो फ़न है, इनकी जो गायकी है, वो बोल रही है कि माशाल्लाह कितने तैयार गले के साथ हमारे सामने बैठे हैं, यंग गायक हैं। बहुत से लोगों ने पहली दफ़ा मुझ समेत आज इनसे मुलाकात की है, लेकिन हमने ज़रूरी समझा कि हम एक स्पेशल टैलेंट मैन से आपकी मुलाकात करें। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। बहुत अच्छा गा रहे हैं आप माशाल्लाह। कब से गा रहे हैं? मैं बचपन से ही गा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, घर में यही सुनने को मिला और हमारी फैमिली बैकग्राउंड था, तो फिर उसके हिसाब से ठीक है, ये मेरी और की प्रेफरेंस गई नहीं, इसी को प्रेफर किया मैंने। अपने गीत गाते हैं, अपनी पंजाबियाँ, अपनी कॉम्पोजिशंस या किसी और को भी सुनते हैं? अगर हम वेडिंग पे कुछ परफॉर्म करने जाएं तो फिर अदर जो सिंगर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस फरमाइशें वगैरह होती हैं, तो फिर वो गाना हमारी मजबूरी होती है। ठीक है। अदरवाइज अगर मैं कोई रिकॉर्ड करता हूँ या कुछ रिलीज करता हूँ तो फिर वो हमारा मतलब मेरी अपनी होती कंपोजिशंस और बहुत सारी चीज़ें। और अभी हाँ, मैं यही पूछना चाहती थी कि आपने अब तक अपने कितने गाने या किस तरह का म्यूजिक रिलीज किया है खुद भी? मैंने फोक में बहुत सारा काम किया है। बेसिकली हमारा जो साउथ पंजाब का जो एरिया है वहाँ पर वेडिंग शोज बहुत होते हैं, वहाँ से बंदा मसरूफ इतना होता है, यहाँ लाहौर आने का बहुत कम होता है चांस ना। तो मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स हैं सराइकी फोक में, लेकिन वो फिर अदर प्रोडक्शंस जो हैं जो हमारे कंपनीज हैं वो करते हैं। मेरी जाती खुद की जो प्रोडक्शन है उसमें मैंने फिलहाल अभी कुछ कोई यूट्यूब चैनल है आपका अपना? यूट्यूब चैनल मेरा नहीं है। अच्छा, तो आपके गाने कैसे लोग सुनते हैं फिर? कहाँ से? मेरी वो अदर कंपनीज जैसे मतलब टीपी गोल्ड हो गया और उनके थ्रू आपने लॉन्च किए हैं गाने? बेसिकली जब मेरा मानना ये है कि जब तक आपका पब्लिक नहीं ना होगी तो फिर आपका चैनल बनाना फिर जैसा आप गा रहे हैं पब्लिक ने आना ही आना है। अच्छी चीज को कोई रोक नहीं सकता, सच्ची चीज को। आप हमें कुछ और, हमारे पास वक्त मैं चाहता हूँ कुछ और आप हमें सुनाए ताकि सुबह सुबह जो है ना हम लाल गुलाबों दा प्यार च रुलवेंदा है ओ कोई जितना नवाबों दा। वाह वाह, क्या कहने।
ए गरीब वफा दी महल हर जायादा असां इत्थे नहीं होना तमाशा चा बना देने ए सच्चे शुदायादा असां इत्थे नहीं होना ए गली बेवफा दी अल्लाह दी सोए ता गल मतलब सिवा नहीं कर दे ए खूबसूरत से तुमगर रब को भी नहीं डर दे इना दे को मिलदा वे रोग जुदायां दा असां इत्थे नहीं होना ए गली बेवफा वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बहुत ही अच्छा लगा मैं आपको सुन के। आप कुछ भी अपने देखने वालों को कहना चाहें इस प्लेटफॉर्म से, और फिर जाते जाते एक गाना और सुनेंगे 1 मिनट में, कुछ भी कहना चाहें आप। मेरी हमेशा प्रेफरेंस यही है कि आप अच्छे टैलेंट को प्रमोट करें और इंक्लूड मी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं जिनको सुनता हूँ, जो हमारे एरिया के लोग हैं। सो आपने बड़ा अच्छा किया, आपका ये प्रोग्राम मैं बेसिकली खुद भी देखता हूँ, आप जो टैलेंट को प्रमोट करते हैं। तो मैं अपने सब लिसनर्स को कहता हूँ कि आप अपनी जो है ना जो लिसनिंग है उसे स्ट्रांग करें। मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो डिजर्व नहीं करते, लेकिन आप उनको वहाँ पे ले जाते हैं, फेम मिल जाता है। हाँ, लेकिन आप उनको ले जाएं जो चीज़ डिजर्व करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अच्छी चीज हर किसी के लिए होती भी नहीं है, यूनिक गानों के लिए होती है। बिल्कुल, तो इसलिए जो अच्छा गाना है वो भी हर किसी के लिए नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इंशाल्लाह किसी और निशिस्त इन डिटेल्स बैठेंगे। जाते जाते ज़मन हमें कुछ और एक सुनाइए आप, फिर हम ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे जी। मंदा होवे उन्हां लोकां दा जिन्हां साडे सजन निखेड़े मूंह ते करके मिठियां गल्लां वंजदे दिल गलत सुनेड़े। तू माही आबाद रमे साढ़े 10 चा जोरन केड़े यार सजन परदेसी दे माही सुझ भी दिसी देवे तानी तनी हुई है छड़े नहीं चन माही ओडी रौनक बनी हुई है। सुनो हुसन दिए सरदार नहीं रुसदे सजन प्यारे एक फुल मोतिए दमार के जगह सोने नीक फुल मोतिए दमार के जगह सोनी बाजार विकांदा किलवे सोने दा किल कोई ने इंज चुप बैठे हो जिवें सीने विच दिल कोई नहीं। बाजार विकांदा किलवे ओ सानू कभी किसी ने सोचा है जिंदगी में इतना फैंसी आलू आपको खाने को मिलेगा? नहीं, अहमद इन द हाउस। अहमद अवान ने कमाल ही कर दिया। हम यही कह रहे थे कि इतनी अंडररेटेड सब्जी को अहमद इतना फैंसी बना दिया। अहमद, बहुत अच्छी खुश शक्ल किस्म का खाना है, रेसिपी बता दें। रेसिपी सिंपल सी है, आलूओं को आपने रोस्ट कर लें, रोस्ट ही करना है।
उसके बाद जो उसकी स्किन होगी वो आपकी ज़रा थोड़ी सी सख्त मिलेगी, वरना बॉईल करेंगे तो उससे जो स्किन है वो भी टूटने लग जाएगी। ओके। रोस्ट करने के बाद जितना भी आलूओं का अंदर वाला जो स्टफिंग है वो आपने निकाल लेनी है, और उसके अंदर जो हमने स्टफिंग बनानी है उसमें बटर, चीज़, चिकन, शिमला मिर्च ये कंपलसरी है, ओके। और मशरूम्स एंड कॉर्न्स, ठीक है। बाकी आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने फ्लेवर के मुताबिक। देसी टच देना चाहें तो देसी मसालों का यूज़ कर लें, अगर प्योर इंग्लिश खानों में जाना है तो सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ही उसके लिए है। तो वो हमने इसमें डाली है और इसको स्टफ़ किया। इसके बाद हमने इसको बेक किया 175 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 2 to 3 मिनट्स के लिए इसको जो है बेक किया हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास स्टफ़ पोटैटो उसके बाद जो निकल के तैयार हुआ। ओके, ठीक है, इसको हम जो है वो कट करके भी दिखाएंगे। It looks like a calorie bomb, is it? Exactly. कैलोरीज काफी होंगी इसमें, लेकिन at the same time बहुत जबरदस्त। हम लोगों को पतला करना सिखाते हैं, लेकिन आज आपको जो पतले लोग हैं जो मोटा होना चाहते हैं वो ये खा सकते हैं। ये देखें, एंड आई बिलीव इट्स रियली इजी टू मेड एट होम, है ना? एग्जैक्टली। और सस्ता भी है बनाना, बहुत इजी है, सस्ता है, एंड एक न्यू फ्लेवर है, ठीक है, जो कि जिससे हम लुत्फानंदोज नहीं होते। ये उस तरह के फ्लेवर्स हैं और बहुत लाइट से फ्लेवर्स हैं जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है या जिसको, और आई बिलीव बच्चे भी बड़े शौक से इसको खाते हैं। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी जो है। आलू फ्राइज के अलावा तो कोई खाता नहीं है, मतलब बच्चों को अगर आप कहीं भी सब्जी बना के देते तो वो नहीं खाते, तो दिस इज अ वेरी नाइस डिश। थैंक यू वेरी मच अहमद, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सुबह सुबह जो हमारी कैलोरीज भी बढ़ाते हैं। और वैसे कितना खर्चा आ गया इसमें बनाने में? देखें, ये मेरे ख्याल से इनकी चीजें घर में किसी भी घर में अवेलेबल होती हैं, आपको खर्चा करने की जरूरत ही नहीं, पैसों की बात ही नहीं है, बस स्टफ पोटैटो बनाए। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, अहमद थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, विल डेफिनेटली टेस्ट इट। आई एम सॉरी हम आपको सर्व नहीं कर सकते डियर व्यूअर्स, लेकिन आप दुआ में याद रखें हमारा किचन आबाद रहे। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।